हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नाइन्थ हाउस। और नाइन्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो डिफरेंट डिफरेंट हाउस में हमें कैसे रिजल्ट देता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द नाइन्थ हाउस। और आज के ज़माने में नाइन्थ हाउस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो, अगर आपकी नाइन्थ हाउस की दशा महादशा चल रही है तो दैट्स द वेरी वैल्यूएबल फॉर यू। और अगर नहीं चल रही है नाइन्थ हाउस में बैठे प्लैनेट की दशा महादशा, या नाइन्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो डिफरेंट साइन में जा रहा है उसकी महादशा, पर फिर भी आर्टिफिशियली हम उसको कैसे एक्टिवेट कर पाए, राइट? क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारे चार्ट में है, राइट? गायब नहीं हो गया है, उसकी दशा अंतर्दशा नहीं चल रही है, लेकिन नाइन्थ हाउस हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि नाइन्थ हाउस क्या है? तो नाइन्थ हाउस हमारा फॉर्च्यून है, भाग्य है। और नाइन्थ हाउस है हमारे फादर का भी है। और जहाँ पे कोई रूल्स अप्लाई नहीं होता है दैट इज़ द नाइन्थ हाउस। सो अगर कोई रूल्स अप्लाई नहीं होता है तो मतलब कि वी आर गेटिंग ईजी वे। और अगर यहाँ पे ही क्रूर प्लानट है तो फिर उसको समझना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सो वट एवर द कंडीशन अबाउट द नाइन्थ हाउस वो हम अभी समझेंगे। लेकिन नाइन्थ हाउस हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है, तो समझो कि क्यों यहाँ पे रूल्स नहीं लगते हैं। अब अगर आप जॉब करने जाएंगे, मतलब कि अगर हम सिक्स्थ हाउस को समझे, तो अगर आप जॉब के लिए जाएंगे तो आपको एक इंटरव्यू के बाद एक रूल्स एंड रेगुलेशन का पूरा फॉर्म फिलअप करना होगा, या आपको समझाया जाएगा कि दीज आर द रूल्स आपको फॉलो करने रहेंगे, और तब जाके आपको एट द एंड ऑफ द मंथ ये सैलरी मिलेगा, राइट? सो वहाँ पे रूल्स है और रूल्स के हिसाब से ही आपको काम करना रहेगा। लेकिन नाइन्थ हाउस क्या है? जब आपके फादर होते हैं तो वहाँ पे कोई रूल्स है, राइट? लेकिन वो वाला रूल्स नहीं है सिक्स्थ हाउस वाला। वहाँ पे उसके अपने रूल्स हो गए, राइट? कि आपको ऐसे ही बिहेव करना है घर में, राइट? अगर उसने प्रॉपर्टी भी लिख दिया तो विद इन 1 आवर्स वो आपके नाम पे प्रॉपर्टी कर सकते हैं। तो कोई रूल्स नहीं है उस प्रकार के, राइट? अनलिमिटेड गेन है यहाँ पे। और हमारा जो कर्म है, मतलब नसीब क्या है कि जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए थे उसका जो रिटर्न हमें मिल रहा है वही तो नसीब है, राइट? और जब नसीब काम करेगा तो वहाँ पे इमीडिएटली ग्रोथ होगा। और इमीडिएटली ग्रोथ भी आप बोल पाओ, और या तो आप ये बोल पाओ कि आपको राइट टाइम पे राइट प्लेस, पर्सन, अपॉर्चुनिटी सब कुछ मिलना। लाइक दैट कि कोई एक बंदा है कि सब कुछ सेट है, राइट? मार्क्स भी अच्छा है, वीज़ा का प्रोसेस हो गया, सब कुछ हो गया, और अब कोरोना आ गया तो अब वो फॉरेन एजुकेशन के लिए नहीं जा पाया। और या तो ये भी हो सकता है कि चलो वो फॉरेन एजुकेशन के लिए चला गया, सब कुछ प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, एंड बिकॉज ऑफ द कोरोना वो वहाँ गया था दिमाग से सोच के कि भाई एजुकेशन के साथ थोड़ा सा पार्ट टाइम जॉब कर लूँगा, और अब कोरोना आ गया तो जॉब की तो कोई पॉसिबिलिटी रही नहीं। तो आप समझो, आप हार्डवर्क करते हो, दैट इज़ डेफिनेटली आई एम एग्री विथ यू। लेकिन जब तक लक का फैक्टर है वो आपके साथ नहीं जुड़ेगा, आपका जो सक्सेस का जो प्रोसेस है, राइट, वो इतना इजी नहीं रहेगा। और काफ़ी बार पा लेने के बाद भी आपको लगेगा कि नहीं मिला, सब कुछ मिल गया लेकिन नहीं हुआ मुझसे मैनेज, राइट? सो लक का फैक्टर ऑलवेज हमें चाहिए। अगर उसकी रिगार्डिंग नाइन्थ हाउस में बैठे प्लानेट की या नाइन्थ हाउस का जो लॉर्ड है उसकी दशा महादशा चले, दैट्स वेरी गुड। उसका हमें यूज़ कैसे करना चाहिए? और अगर मान लो कि महादशा नहीं है तो दशा अंतर्दशा में या आर्टिफिशियली हम उसको कैसे एक्टिवेट करें, वो रेमेडी भी हम ड्यूरिंग दिस सेशन ही डिस्कस करेंगे कि कैसा रहेगा आपका लक का फैक्टर, और कैसे आप अपने लक का फैक्टर को हाईलाइट कर पाओगे, और वो किस तरह की इंडिकेशन आपको दे रहा है, राइट? सो देखो, हमने देखा सिक्स्थ हाउस है वो हमारा बंधन है, वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन है। नाइन्थ हाउस है वहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, अनलिमिटेड है। वो जब देने पे आए तो आपको काफ़ी कुछ दे सकता है। लाइक दैट कि हमारे पेरेंट्स एंड पर्टिकुलर फादर, अगर हमारे लिए हमारे फादर जो करते हैं वहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, राइट? वो हमें देते ही जाएंगे। लेकिन यस, अगर हमारे फादर का नेचर स्ट्रिक्ट है तो काफ़ी बार हमें बुरा भी लग सकता है और वो हमें पनिशमेंट भी दे सकते हैं।
तो अगर यहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट है तो वो आपका बुरा भी करने का दम रखते हैं, पनिशमेंट भी देंगे। और अगर यहाँ पे बेनिफिक प्लैनेट है तो दैट कैन इम्प्रूव योर लाइफ डेफिनेटली, राइट। वो जो रिजल्ट आपको दे पाएगा दैट इज़ अनबिलीवेबल। और अगर 9th हाउस की आपकी दशा महादशा चल रही हो, और मान लो कि चलो महादशा तो किसी के नसीब में होती है, किसी के नसीब में नहीं होगी 9th हाउस की महादशा, लेकिन अगर दशा अंतरदशा भी आप कनेक्ट करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट कि उस टाइम में आपको सडन जो राइज है, राइट, वो देखने मिलेगा। जब कभी भी देखो 9th हाउस की महादशा चलेगी ना, मोस्ट प्रोबेबली वो बंदा जॉब नहीं कर पाएगा, क्योंकि जॉब एक रूल्स रेगुलेशन है और वहाँ पे जो गेन है दैट इज लिमिटेड, राइट। 9th हाउस की महादशा में या 9th हाउस में जो प्लैनेट बैठे हैं 9th हाउस में, उसके दशा अंतरदशा में आपको एक सडन राइज है वो देखना है। तो वो कब होगा? जब आपका खुद का कोई एक्टिविटी होगा वहाँ पे होगा। और अगर 9th हाउस का लोड अच्छे प्लेस में बैठा है तो भी वो बंदा जॉब नहीं कर पाएगा अनटिल अनलेस अगर 6th हाउस की महादशा अंतरदशा चल रही हो और मेरे लग्नेश के साथ ज़्यादा कॉम्बिनेशन बन गया हो, एट दैट टाइम आई विल अट्रैक्ट टू द जॉब। अदरवाइज जिसका 9th हाउस बली है वो कभी भी जॉब नहीं करेगा, क्योंकि उसको अनलिमिटेड गेन लेना है, राइट। और अनलिमिटेड गेन हम दूसरों से नहीं ले सकते। अनलिमिटेड गेन है वो हमें हमारे फादर से, हमारे रिलीजियस एक्टिविटी से और हमारे जो पिछले जन्म के कर्म है उससे मिलेगा। एंड दैट्स वाई एक्सप्लेन कि देखो राइट नाउ जो आपको 9th हाउस मिला है उसमें आप थोड़ी सी आर्टिफिशियल रेमेडी कि जो हम बाहर से इनपुट करते हैं वो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर रियली में आप अपने 9th हाउस को अच्छा करना चाहते हो तो राइट नाउ डू द बेस्ट कर्मा। इस लाइफ में देखो हम कुछ नहीं ले जा सकते अपने साथ, राइट। मेरा, आपका, हम सबका मृत्यु निश्चित है और दैट इज़ वेरी ओपन ट्रूथ कि हम कुछ भी यहाँ से साथ नहीं ले जा सकते हैं। यस, अगर साथ ले जा सकते हैं तो वो है हमारे अच्छे कर्म और वो ही हमें नेक्स्ट जन्म में साथ मिलेंगे और उसको ही हम नसीब बोलते हैं, राइट। सो अगर आप कुछ भी, जैसे राइट नाउ हमारा थ्रू आउट द लाइफ एक एम रहता है कि हाँ इतना बैंक बैलेंस बना लूँ, ये प्रॉपर्टी बना लूँ ताकि मेरा जो लाइफ है वो इजी जा पाए, या तो मेरे बच्चे हैं वो खुश रह पाए। ओके, आई एग्री विथ यू, आपने इस जन्म के लिए तो ये अच्छा कर्म कर लिया, लेकिन व्हाट अबाउट द नेक्स्ट बर्थ, राइट। तो उसके लिए आपको देना है। एंड व्हेन एवर यू आर गिविंग, जब कभी भी आप देते हो तो उस टाइम पे नेवर थिंक कि मैं दे रहा हूँ, आई एम पुटिंग दैट मनी एंड वॉट एवर माई एफर्ट फॉर द नेक्स्ट बर्थ। मैं ये कर्मा अपने नेक्स्ट जन्म के लिए ही कर रहा हूँ। सामने वाले को मैंने हेल्प किया, कभी भी ये भाव अपने मन में मत रखो, हम अपने लिए ही कर रहे हैं, राइट। सो नेवर शो कि हाँ मैंने कर दिया, अगर मैं नहीं होता तो आपका क्या होता, नेवर। हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम ये अपने अगले जन्म के लिए कर्मा कर रहे हैं। तो 9th हाउस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए सबसे बड़ी रेमेडी है कि राइट नाउ भी अच्छा कर्म करो फॉर द नेक्स्ट बर्थ। और इस जन्म में क्या कर सकते हैं ये आपका चार्ट बताएगा, राइट। वो रेमेडी कॉमन था कि हमें अपना नया जन्म यानी कि अगला जन्म ठीक करना है, तो कुछ ना कुछ अच्छे कर्म करते रहो और ऑलवेज टू बी ग्राउंड लेवल, राइट। जो हमने किया है परमात्मा ने हम पे ब्लेसिंग है, दैट्स व्हाई आई गेट दैट अपॉर्चुनिटी, राइट। और इस जन्म में कैसे हमारा 9th हाउस वर्क कर रहा है ये आपका बर्थ चार्ट दिखाएगा। सो लेट्स नाउ दिस इज द टाइम कि आप अपना बर्थ चार्ट ओपन करो। और यस, वंस अगेन एक दो बात है जो स्टिल आई वांट टू डिस्कस अबाउट द 9th हाउस कि देखो 9th हाउस क्या है, गुरु का हाउस है, राइट। सो 9th 10th 11th और 12th, सो गुरु की जो दो राशियां हैं बीच में शनि की राशियां हैं, तो आपके कर्म है, राइट, उसको सुरक्षित किया है गुरु ने। एक घर आगे और एक घर पीछे, 10 और 11 दोनों बीच में आती है। तो गुरु आपको समझ दे रहा है
कि किस तरह से अच्छे कर्म करना चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न शनि की दोनों राशियों के आसपास गुरु की राशि है कि वो आपको कर्म करने की जो रियल साइंस है वो देना चाहते हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजी में डीप हो तो यू नो कि ये शुभ कर्तरी योग, राइट। जब कभी भी एक अच्छा घर है, अच्छा हाउसेस है, उसके आसपास एक घर आगे एक घर पीछे कोई अच्छे सौम्य प्लानट बैठ जाए, या कोई सौम्य प्लानट है या अच्छा बेनिफिशियल प्लानट है, वो उसको देख ले, उस टाइम पे हम बोलते हैं कि भाई हाँ अब ये अच्छा वाला योग था लेकिन अब ये बढ़िया वाला हो गया क्योंकि ये शुभ कर्तरी में आ गया। और जब कभी भी अच्छा योग होता है लेकिन आसपास एक घर आगे एक घर पीछे मैलिफिक प्लैनेट बैठ जाए, तो अब हम ये बोलते हैं कि ये अच्छा तो करना चाहता था, राइट, लेकिन पाप कर्तरी में आ गया, तो अब उसका वेटेज उतना नहीं रहेगा। तो यहाँ पे शनि की जो दोनों राशियां हैं उसके आसपास गुरु की दोनों राशियां हैं, दैट शोज कि परमात्मा ने उसी प्रकार से सेटिंग किया है कि जितना हो सके आप बेनिफिक कर्मा करो, अच्छे कर्म कर पाओ। सो शनि की जो दोनों क्रूर राशियां हैं या जो कर्म की जो दोनों राशियां हैं उसके आगे पीछे गुरु की दोनों राशियां हैं कि जो आपको रियल जो समझ है वो देती है। और अगर आप फर्स्ट हाउस से देखो तो लगन, राइट, फर्स्ट हाउस में खुद हूँ तो मुझसे 12वें है गुरु की राशि कि जो रियली अगेन मुझे सिखा रही है कि मुझे क्या करना चाहिए। और मेरा कर्म भाव है 10th हाउस है, उससे भी 12th में है गुरु की राशि धनु राशि, जो अगेन मेरे कर्मा पे मुझे फोकस करने को इंडिकेशन दे रही है। सो ऑलवेज बी स्पिरिचुअल, गुरु की बात मानो, आपके जो गुरु है उसके चरण स्पर्श आपको करने चाहिए, कहीं वहाँ से ही आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और आप खुद ही देखना कि अगर आपका उम्र बड़ा है तो आप देखना कि जब कभी भी कोई आपके चरण स्पर्श करता है एट द टाइम आपके अंदर क्या एनर्जी होती है, राइट। मोस्ट प्रोबेबली व्हाट आई बिलीव कि ऑलवेज वहाँ पे एक पॉजिटिव वाइब्स आ जाता है, राइट। तुरंत ही हमारा हाथ है वो उस इंसान के सर पे चला जाता है एंड एट द टाइम वी नेवर थिंक कि इसका बुरा हो। मोस्ट प्रोबेबली आपके दिल में अच्छे ख्याल ही आते हैं कि यहाँ पे आपका भला हो, ये हो जाए वो हो जाए, एक अंदर से ब्लेसिंग आती है क्योंकि अब वो पर्सन हमारे चरण में है, उसने सरेंडर कर दिया है। हार्डली 1% है इसे कि जो एट दैट टाइम उसके दिल में अच्छे ख्याल नहीं हो, अदरवाइज वहाँ से अब ब्लेसिंग ही मिलती है। तो जो कोई भी आपका फॉरफादर एल्डर है, गुरु जी है, राइट, उसके चरण स्पर्श आपको करने चाहिए, वहाँ से आपको ब्लेसिंग मिलेगी। गुरु है उसका जो इम्पोर्टेंस है वो हमारी लाइफ में काफ़ी कुछ है, क्योंकि शुरुआत में ही हमने समझा कि अगर आप एक क्विक प्रोग्रेस चाहते हो तो देखो हार्ड वर्क तो रहता ही है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ मुझे राइट टाइम पे राइट चीज़ मिल जाए ये भी तो ज़रूरी है ना। कि अगर मान लो आपकी लाइफ में सक्सेस है लेकिन एट द एज ऑफ 50 या 60 सक्सेस मिले तो वो मायने रखता है, लेकिन उतना नहीं, क्योंकि जो टाइम मेरा भोग का था, एंजॉय का था, मेरे फैमिली को जब ज़रूरत थी, शादी बच्चे, उस टाइम पे तो मुझे सक्सेस नहीं मिला। एट दैट टाइम आई एम गोइंग थ्रू द स्ट्रगल। और अब जाके 50 में जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया, उस टाइम पे अगर मुझे सक्सेस मिल रहा है, धन की प्राप्ति हो रही है, तो वो उतना मायने नहीं रखेगा। सो लक का फैक्टर ऑलवेज मुझे चाहिए। उस टाइम पे क्या होगा कि आपको सही टाइम पे सही गाइडेंस, सही चीज़ें मिल जाएगी। मैरिज करना है, अगर आपका 25-30 में मैरिज हो जाए, दिस इज़ द बेस्ट वन। उसके बाद लेट सक्सेस उतना मायने नहीं रखेगा, क्योंकि वो जो राइट एक टाइम होता है, आप समझो एक टाइम होता है जॉब करने का, हार्ड वर्क करने का, मैरिज को एंजॉय करने का, भोग का, बच्चों को अच्छे से रखने का। एवरी हैव ए टाइम, राइट, नॉट वेरी फिक्स, लेकिन हाँ अराउंड हम 25-35 में मैरिज चाहते हैं, 22-35 हम हार्ड वर्क करना चाहते हैं, हमें सक्सेस चाहिए, 35-40 हमें बच्चे चाहिए। सो अगर ये एक ऑलवेज एक बैलेंस ग्राफ इसका बनेगा
तो वी विल एन्जॉय। अगर इसमें मिसमैच हो जाएगा एनर्जी तो वी कांट एन्जॉय टू मच। सो काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं, तो एक होता है ना कि चलो चाहे छोटी सी सक्सेस मिले लेकिन राइट टाइम पे मिले, राइट टाइम पे जो काम हो जाए, दैट इज़ फैबुलस, अनबिलीवेबल। और वो कहाँ से मिलेगा? गुरु की ब्लेसिंग से ही मिलेगा। तो ऑलवेज अपने फादर के चरण स्पर्श करना चाहिए, आपके जो रिलीजियस गुरु है उसकी बात माननी चाहिए और रिलीजियस बनना चाहिए। तो ये सारा फैक्टर है। 9th हाउस आप ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया, दिस इज़ द कॉमन रेमेडी। लेकिन आपका चार्ट है वो आपकी परफेक्ट रेमेडी बताएगा। और अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जाए तो जो हमारे थाइस है वो 9th हाउस है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी टोटल बॉडी है उसमें सबसे लंबा बोन है, स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो आप समझो कि किस तरह से 9th हाउस का इम्पोर्टेंट है वो हमारे बॉडी में भी है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट रीज़न हमारी जो बैकबोन को सपोर्ट मिलता है वो भी हमारे थाई को मिलता है। सबसे बड़ा बोन है, सबसे मजबूत बोन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो वैसे भी है। अगर डाइजेस्टिंग सिस्टम में हम देखें तो लीवर है वो गुरु के साथ कनेक्ट करता है। तो यू कैन नो, राइट, अगर आप नॉर्मल पर्सन हो देन ऑल्सो यू नो कि लीवर का जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे डाइजेस्टिंग सिस्टम में कितना है। सो अगर किसी का गुरु खराब है तो लीवर है, पैनक्रियासिस सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिंग सिस्टम है, वो खराब होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जैसे लीवर के बिना हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ वो ग्रो हो सकता है। थाई से वो हमारी बॉडी का एक मजबूत आधार है, हमारी स्ट्रेंथ है। तो गुरु को आप उस तरह से उसका जो इम्पोर्टेंस है, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि गुरु कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बट यस, एट द सेम टाइम इसका कोई प्लानिंग नहीं होता, राइट। गुरु का ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो इसका कोई प्लानिंग नहीं है, बस आ जाता है ऑटोमेटिक। आपको कर्म करते रहना है, करते रहना है। 6th हाउस हमारा बंधन है। लाइक दैट कि देखो अगर आप 3, 6, 9, 12 उसका एनर्जी कनेक्ट करो तो 3rd हाउस है, बच्चा हाउस है। वहाँ पे बुध की एनर्जी है, लेकिन छोटा वाला बच्चा है वो सोचता है, समझता है, मैच्योर होता है। देन गो टू द कनेक्ट विद द 6th हाउस कि वहाँ पे उसका एनर्जी ग्रो होता है, उसका बौद्धिक क्षमता है वो बढ़ता है। लेकिन अगेन यहाँ पे बंधन है, राइट। 6th हाउस बंधन है, रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करने रहेंगे। देन आपके अंदर वो मैच्योरिटी आती है। गुरु का जो रिलीजियस एक्टिविटी है 9th हाउस से वो आपका एक्टिव होता है। और जब आप अच्छे से रिलीजियस हो जाते हो, धर्म को आप पूरा अंडरस्टैंड कर लेते हो, तब जाके मोक्ष का जो मार्ग है वो खुलता है, यानी कि 12th हाउस, राइट। सो वी कनेक्टिंग द 3rd हाउस, 6th हाउस, 9th हाउस और 12th हाउस। तो तब जाके हमारे मोक्ष के जो द्वार है वो ओपन होते हैं। सो एस्ट्रोलॉजी इट इज़ ए साइंस, लॉजिक। अगर आप अपने दिमाग में ये जो रिदम है, राइट, वो अगर आपने समझ लिया, डेफिनेटली यू विल एंजॉय द लाइफ। और ये ज़िंदगी तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत ठीक कर लोगे, लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजी को समझ लिया तो आपने अपना जो नेक्स्ट जन्म है, राइट, वो तो ऑलरेडी क्लियर कर लिया, क्योंकि अब आप समझ गए, राइट, कि क्या की मोमेंट है, क्या वर्क है वो आपको करना चाहिए, किस तरह के कर्म करना चाहिए, कहाँ से मुझे सक्सेस मिल रहा है और कहाँ मैं अपने दूसरी लाइफ के लिए रख सकता हूँ। लाइक दैट कि राइट नाउ हम देखते हैं कि भाई हाँ, मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूँ, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूँ, गोल्ड में करूँ, सिल्वर में करूँ। अगर वो हमें सही समझ हो गया कि मेरे पास पैसे तो है लेकिन किस तरह से मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर ये मैंने प्रॉपर प्लानिंग सीख लिया तो मेरा जो लाइफ है एट द एज ऑफ 50, 60 सही हो गया। तो वैसे ही राइट नाउ मुझे किस तरह से कर्म करने चाहिए, एस्ट्रोलॉजी आपको अंडरस्टैंड हो गया, कर्म में आप बिलीव करने लगे, सही पाथ पे चलने लगे, तो ऑलरेडी आपने अपना जो नेक्स्ट बर्थ है वो सिक्योर कर लिया। और कहीं ना कहीं नेक्स्ट बर्थ सिक्योर करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप मोक्ष के अधिकारी हो जाओगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो काफ़ी सारा हमने समझ लिया 9th हाउस को।
अब बात करते हैं 9th हाउस का लॉर्ड अगर डिफरेंट डिफरेंट हाउस में हो तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। और जब कभी भी 9th हाउस आपका अफ्लिक्टेड होगा, या तो राहु की महादशा चल रही होगी या तो 9th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट होगा, तब आपको सामने से इस तरह की लाइन आएगी, मैं ये सब में बिलीव नहीं करता, मैं ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करता, मैं रिलीजियस एक्टिविटी में बिलीव नहीं करता। तो ये सारी बात जब राहु की महादशा चल रही है या 9th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट है, एट दैट टाइम आपके सामने आ सकती है। अगर 9th हाउस अच्छा है तो दैट पर्सन ऑलवेज बिलीव इन द धर्मा। और जहाँ तक मुझे मालूम है, मेरी समझ है कि 9th हाउस अच्छा है तो वो समाज के दायरे में रहकर काम करता होगा। और 9th हाउस आपकी जो कोई भी सेरेमनी है, राइट, मतलब कि जो हम मोस्ट प्रोबेबली पॉपुलर है वो हमारी मैरिज सेरेमनी है, उसको रिप्रेजेंट करता है। सो 9th हाउस में सौम्य प्लैनेट है तो आप आपकी जो मैरिज सेरेमनी है वो अच्छी रहेगी। अगर वहाँ पर मैलेफिक प्लैनेट है, राहु है, तो वो थोड़ा सा हटके होगा। राहु है तो आपको फादर का जो सपोर्ट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द रिजल्ट आपको 9th हाउस में बैठे प्लैनेट कहीं और कंजक्शन है तो वो उसके ऊपर दृष्टि और 9th हाउस का लॉर्ड कहाँ पर बैठा है, ये सारी बातें कनेक्ट करनी रहेगी। देन यू विल फाइंड द एट द एंड ऑफ द रिजल्ट कि ये आपको क्या कहना चाहता है। करंटली हम लिमिटेड रखेंगे कि 9th हाउस का लॉर्ड है वो डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में बैठकर हमें क्या रिजल्ट देना चाहते हैं, राइट। सो लेट्स कनेक्ट एंड स्टार्ट। अगर 9th हाउस का प्लैनेट है वो फर्स्ट हाउस में चला जाए तो हमें किस प्रकार से रिजल्ट दे सकता है। ओके, अगर आपका 9th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट ऑफ ऑल, और अगर वो बेनिफिक है, राइट, सो यू आर वेरी लकी। क्योंकि देखो, जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में होता है तो इसका मतलब है कि आप चल के भाग्य पे गए, राइट, लेकिन वहाँ पे भी एफर्ट रिक्वायर रहेगा, नसीब आपका साथ देगा, लेकिन एट द सेम टाइम उसने दृष्टि किया है 3rd हाउस पे, तो यहाँ पे हार्डवर्क का फैक्टर तो रहेगा, लेकिन फिर भी हार्डवर्क के बाद भी आपके काम बन जाएंगे, नसीब साथ देगा। लेकिन आपने तो 9th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में रखा है, राइट। तो अब सोचो ये क्या है कि नसीब चल के मेरे पास आ रहा है, राइट, दिस इज द बेस्ट वन। हम किसी के पास जाते हैं, दैट द डिफरेंट सिनेरियो, और जब कोई चल के हमारे पास आता है, दैट द वेरी डिफरेंट सिनेरियो। तो नसीब चल के आपके पास आया है तो यू आर ऑलवेज ब्लेस्ड। आपके ऊपर ईश्वर की कृपा, आपके पेरेंट्स की कृपा ऑलवेज बनी रही है। लेकिन यस, यहाँ पे एक ही कंडीशन है, अगर यहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट है तो आप इजीली मानने को तैयार नहीं होगे, राइट। आपके अंदर थोड़ा सा ईगो है वो आ जाएगा, आप इजीली भगवान में बिलीव नहीं करेंगे और थोड़े से गलत काम भी आप कर सकते हो, रिलीजियस एक्टिविटी में कम विश्वास रखते हो। पर अगर यहाँ पे बेनिफिशियल प्लैनेट है, रियली रियली यू आर ब्लेस्ड, राइट। आप भगवान में बिलीव करते होगे, अपने जो कर्म है वो आप अच्छे से करते होगे, नसीब आपको हमेशा साथ देता होगा। आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट, क्योंकि ऑलरेडी आपने परमात्मा की आपके ऊपर ब्लेसिंग है तो आप सही पाथ पे ही चलते होगे। अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे मैलेफिक प्लैनेट कनेक्ट कर ले तो ईगो और जो बुरी आदतें हैं वो यहाँ पे हो सकती है, अदरवाइज नेवर। फिर भी अगर आपका बेनिफिशियल हाउस बेनिफिक प्लैनेट है यहाँ पे है तो ऑलवेज आप धर्म के लिए कुछ भी करते रहो। जितना आप धर्म के मार्ग पे चलोगे, आपका जो लक का जो फैक्टर है ऑलरेडी आपको सपोर्ट कर रहा है और अब ज़्यादा सपोर्ट करेगा, राइट। सो अगर आप ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड चाइल्ड हो लेकिन फिर भी और भी आप ज़्यादा अच्छा करना चाहते हो, या तो जो परमात्मा ने आपको दिया है वो आप मेंटेन करना चाहते हो, सो ऑलवेज बी हम्बल एंड रिलीजियस। कुछ भी रिलीजियस एक्टिविटी है वो करते रहो, और आपके जो पेरेंट्स हैं और पर्टिकुलर फादर है, ऑलवेज उसकी बात सुनो। कभी भी अपने फादर का या अपने धर्म का या किसी और के धर्म का भी अपमान मत करो, राइट। क्योंकि देखो, धर्म के लिए हर एक की डेफिनेशन अलग होगी, लेकिन इन शॉर्ट
किसी भी रिलीजियस का हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। जैसे ही आपने ये सारी एक्टिविटी शुरू किया, ऑटोमेटिकली आपने अपना जो लक का फैक्टर है उसको डाउन किया। सो ये बात कभी भी नहीं करनी है। जितना हो सके हम्बल, ग्राउंड टू अर्थ, और रिलीजियस एक्टिविटी है वो आपको करते रहना है। एज ए पर्सन एक अच्छे काउंसलर है, टीचिंग है, वो सारी हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी यू आर ए वेरी पॉजिटिव पर्सन, राइट। ईगो नहीं लाना है। मैलिफिक प्लैनेट है तो ईगो होगा, सो ट्राई टू बी हम्बल। अदरवाइज बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि ब्लेसिंग हम सबको चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ब्लेसिंग उठ के आपके पास आ रही है, राइट। समझो तो कहीं ना कहीं रियली आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए ही है, दैट्स वाई आपको ये पोजीशन मिला है। मैलेफिक प्लैनेट है तो ईगो होगा, तो प्लीज़ ट्राई उसको दूर करो और अच्छे कर्म करो, ताकि ये जन्म तो आपका अच्छा है, लेकिन अगला जन्म है वो भी अच्छा आप कर पाओ, राइट। सो अच्छा है। नाउ नेक्स्ट टॉक अबाउट द 9th हाउस इन द 2nd हाउस। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिया हमने, क्योंकि 9th हाउस क्या है, यहाँ पे कोई रूल्स है रेगुलेशन नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बुरा हो गया, क्योंकि देखो 9th हाउस का लॉर्ड जब 2nd हाउस में जाएगा तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, तो वो अपने से छठा गया। और मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, अगर आपने स्किप किया है तो आगे का थोड़ा सा फिर से सुन लो, क्योंकि आपका 9th हाउस का लॉर्ड 2nd में है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 6th हाउस का एनर्जी भी उसने कनेक्ट किया, क्योंकि वो 6 घर आगे है 9th हाउस से। छठा घर है हमारा रूल्स रेगुलेशन का, नियम में चलने का। अब ऐसा पर्सन क्या करते हैं, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिला है भाग्य से, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है फैमिली का। अब देखो वो फैमिली में रूल्स की बात करेंगे, ओके, नो डाउट है, सभी रूल्स के हिसाब से चलने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन आफ्टर ऑल दिस इज द फैमिली, राइट। यहाँ पे हमेशा रूल्स और रेगुलेशन नहीं चलेगा, आप गाइडेंस दे सकते हो, राइट, रूल्स और रेगुलेशन की नहीं। तो यहाँ पे उसको गाइड करना चाहिए फैमिली को, लेकिन ये बात करेगा रूल्स और रेगुलेशन की, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन वो परेशान रहेगा। 9th हाउस है देने का, और देने में भी कुछ रूल्स और रेगुलेशन फॉलो नहीं करने का। 6th हाउस बताता है कि भाई मैं देखू, आई विल गिव यू, राइट। आप जॉब करते हो आपको मिलेगा, लेकिन वहाँ के रूल्स रेगुलेशन है ऐसे ही मिलेगा। तो दो जो अपोजिट एनर्जी है वो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। तो अगर आपका 9th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में है, अच्छा नहीं है, राइट। लेकिन अब कैसे अच्छा करें, क्या है रेमेडी उसकी, तो आप घर में फैमिली मेम्बर्स को गाइड करो। नो, रूल्स रेगुलेशन नहीं है, मस्ट वाला जो फैक्टर है ना वो आपको यहाँ पे नहीं लाना है। 2nd हाउस खाने का भी है, तो यू कैन डोनेट। आप घर की जो खाने की चीज़ें हैं वो खरीदने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। जो भंडारा हम बोलते हैं कि जो रिलीजियस एक्टिविटी होता है कि जहाँ पे आप एक ही साथ काफ़ी लोगों को खाना खिलाते हो, वो भी आप कर सकते हो। और या तो जिस कास्ट से आप बिलोंग करते हो उस कास्ट के रिगार्डिंग भी आप एक बड़े तौर पे खाने का जो आयोजन है वो कर सकते हो। कुछ भी है आपके पास, जिस प्रकार से पैसा हो, फैमिली ओनली फैमिली को फिट करो, अपने फैमिली को भंडारा भी आप कर सकते हो, लेकिन करना है, राइट। क्योंकि आपका ये डेप्थ है 9th हाउस है, लेकिन 9th हाउस ने ही आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपका जो लक वाला फैक्टर है वो ओपन नहीं होगा। आपको ये काम करना है, जैसे ही आपने ये काम कर दिया आपका जो लक का फैक्टर है वो ओपन हो जाएगा। अदरवाइज तब तक आपको कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल है वो आती रहेगी। और ऑब्स्टिकल में भी देखो, आपने 9th हाउस का लॉर्ड 2nd में रखा है, तो एक तरह से अपने जो फादर है उसका लॉर्ड है वो अपने से छठा गया है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके फादर का कोई डेप्थ है, उसका कोई कर्जा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी पड़े। या तो 9th हाउस से हम बॉस भी देखते हैं, तो आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो बॉस ने आधा अधूरा काम किया और फिर आप पे डाल दिया, राइट। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी आपके सिर के ऊपर डाल दी,
इस तरह की एक्टिविटी यहाँ पे हो सकती है। तो बेटर है कि आप खुद चल के ही कुछ जो अपने फैमिली के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है खाने की, या भंडारा कर दिया, या आप ब्राह्मण समाज है जो उस तरह के सम्मेलन होते हैं वहाँ पे हमने खाने का चीज़ बांट दिया। तो ये सारी रेमेडी करके आप अपना जो लक का फैक्टर है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। अगेन, जितना फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, गाइड किया, रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाया, यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। जितना रूल्स रेगुलेशन के अंदर आप गए, आपको सुकून नहीं मिलेगा, इजी जो सक्सेस है वो नहीं मिलेगा। तो अगर फादर का कर्जा मिलता है, एक्सेप्ट, गो ऑन। अगर बॉस कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, आपको लगता है कि ये ज़्यादा है, फिर भी कीजिए। आपका लक का जो फैक्टर है वो ऑटोमेटिकली ग्रो होने लगेगा, राइट। सो ये था 9th हाउस लॉर्ड इन अ सेकंड हाउस। नाउ बात करते हैं 9th हाउस लॉर्ड इन द थर्ड हाउस। अगर आपने 9th हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में रखा है, तो मान लो कि देखो थर्ड हाउस क्या है, हमारे नेबर का है, हमारे हार्ड वर्क का है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है। तो यहाँ आपने 9th हाउस का लॉर्ड रख दिया है, तो देखो अपने नेबर से तो अच्छे बना के रखो, ये उसका रेमेडी है। अपने नेबर के साथ कभी भी लड़ाई नहीं करना है। उल्टा अगर आप आपके रिलीजियस प्लेस पे जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, चर्च जा रहे हो, दरगाह जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो और पॉसिबल है तो अपने नेबर को भी साथ लेके चलो। ये आपके लक को हाईलाइटेड करने का या एक्टिवेट करने का वन ऑफ द फॉर्मूला है। और अगर पर्टिकुलर जब आपका नेबर कैपेबल नहीं है कोई रिलीजियस प्लेस पे जाने के लिए, तब तो ये आपको करना ही चाहिए, और ये आपका लक का जो फैक्टर है उसको ओपन कर देगा। सो ऑलवेज बी गुड विथ योर नेबर। और यहाँ पे क्या हो जाता है कि देखो 9th हाउस का लॉर्ड जब थर्ड हाउस में जाएगा तो वहाँ बैठकर वो अपने हाउस को देखेगा वापस। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो अपने अंदर नॉलेज है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो बंदा क्या करेगा, सोचेगा और नया जो रिलीजन है वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। तो शायद थोड़ा सा जब ओवर हो जाए तो ये खुद का एक सोच विचारधारा, दूसरों को उपदेश देना, ये सारी चीज़ें भी करने लगेगा। पर यहाँ पे अगर बेनिफिट है तो ये अच्छी तरह से वर्क करेगा, क्योंकि उसका जो बोलने का तरीका होगा दैट विल बी वेरी सॉफ्ट एंड पोलाइट। पर अगर यहाँ पर बेनिफिक हो गए तो उसका काम वही है, राइट, काम वही है, लेकिन उसका जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा सा रूड है, ईगो वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दिखने मिलती है अपने फादर के साथ भी और अपने बॉस के साथ भी। अगर बेनिफिशियल प्लानट है ऑलवेज यहाँ पे गुड करेंगे, मैलेफिक है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अदरवाइज दिस इज ऑल्सो ओके गुड हाउस है। अगर बेनिफिक है तो, मैलेफिक है तो उतना अच्छा हाउस हम काउंट नहीं करेंगे, राइट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अगर आपका 9th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में गया है, दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपने केंद्र त्रिकोण का राजयोग है वो यहाँ पे कर दिया। 4th हाउस आपका केंद्र है, 9th हाउस त्रिकोण है। अपने 9th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में रख दिया। 4th हाउस हमारी मदर है। तो यहाँ पे देखो एक फैक्टर वो भी निकल के आता है कि जब कभी भी आपका 9th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में होगा, आपके मदर फादर रियली कनेक्टेड है, क्योंकि आपने फादर का लॉर्ड मदर के हाउस में रख दिया। तो ये जिस किसी का भी चार्ट है उसके मदर फादर इंटरकनेक्टेड ज़्यादा होगी, उन दोनों के बीच बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा है। फादर के लिए उसका कोई हिडन सीक्रेट हो सकता है, क्योंकि अगर हम ओनली फादर की बात करें तो 9th हाउस से ये अष्टम भाव आता है। तो फादर का कोई हिडन सीक्रेट है वो यहाँ पे हो सकता है। 9th हाउस में अगर राहु है तो फादर का जो कुछ भी करियर है, लाइफ है, वो इंस्टेबिलिटी दिखाता है। फादर आपको उतना हेल्पफुल नहीं कर पाएंगे, लेकिन मदर फादर का कनेक्शन यहाँ से क्लियरली आपको दिखता है। सेम अगर कभी भी 4th हाउस का लॉर्ड आपको 9th हाउस में दिख जाए, एट दैट टाइम यू कैन ऑल्सो से कि यस यहाँ पे भी मदर फादर का कनेक्शन है वो ज़्यादा बन गया। हम अपने टॉपिक पे रहते हैं। 9th हाउस का लॉर्ड आपने 4th हाउस में रख दिया है। अब देखो आपका लक है वो कहाँ जाके कनेक्ट हो गया, वो कनेक्ट हो गया आपकी मदर के साथ। तो ऑलवेज आपकी मदर के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखो, उसके साथ फाइटिंग नहीं करना है।
एंड सेकंड, अगर इफ़ आई कैन गाइड यू कि वो आपकी मदरलैंड है, तो अपनी मदरलैंड के लिए कुछ भी आप कर सकते हो, तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड। और नदी को भी, रिवर को भी हम माँ के समान दर्जा देते हैं। तो आपकी लोकेलिटी में जो कोई भी रिवर है, उसके लिए आप जो अच्छा कर पाओ, राइट। अगर आपने वहाँ कुछ सफाई कर दिया या वहाँ से पानी ला के उसके अंदर चांदी का सिक्का रख के बाद में थोड़ी देर के बाद आप वो पानी आप पी गए, तो वो भी आपके लिए एनर्जी सही होगा। देखो, ये उपाय छोटे छोटे हैं, लेकिन ये आपका जो लक का फैक्टर है उसको हाईलाइटेड कर पाएगा। अगर आपकी दशा महादशा चल रही है 9th हाउस के रिगार्डिंग, तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर नहीं चल रही है तो आर्टिफिशियली यू कैन एक्टिवेट लाइक दैट वे। कैसे? 9th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में है। मदर की बात सुनो, उसके ब्लेसिंग ऑलवेज लो अपनी मदर लैंड के लिए, यानी कि जहाँ पे आप रहते हो उस गांव के लिए, घर के लिए, स्टेट के लिए, कंट्री के लिए, जो कोई भी आपका लेवल है उस तरह से आपको आपकी मदरलैंड के लिए काम करना चाहिए। वेन एवर यू परचेज प्रॉपर्टी, राइट, आप खुद ने ही आपका लक का जो फैक्टर है वो ऑलवेज हाईलाइटेड कर दिया। और ऑलरेडी आप खुद भी मेरे साथ एग्री होगे कि परमात्मा की कृपा से ऑलरेडी आपने एक अच्छे फैमिली में जन्म लिया है। और नॉट ओनली अच्छा फैमिली ऑलवेज आपको सपोर्टिव रहेगी। घर का जो एटमॉस्फियर है वो मोस्ट प्रोबेबली पीसफुल होगा। एंड दिस इज द ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन, राइट, वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है 9th हाउस इन द 4th हाउस। और सबसे बड़ी बात है कि आपके मदर फादर के अंदर एक आपको कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। सो अगेन आई फील कि ये राइट नाउ में ज़रूरी है, क्योंकि राइट नाउ डिवोर्स के जो मैटर है वो उतने बड़े पैमाने पे देखे गए हैं। तो जब कभी भी हमारे मदर फादर की अंदर जो लड़ाई चलती है वो कहीं ना कहीं बच्चे पे इम्पेक्ट करती है। और क्योंकि उसका जो चाइल्डहुड है वो मदर फादर के अकॉर्डिंग ही जाएगा। सो अगर उसके अंदर एक अच्छा कॉम्बिनेशन है मदर फादर में, तो उसका चाइल्डहुड अच्छा जाएगा। और काफ़ी थेरापिस्ट भी बोलते हैं, राइट, कि जो बचपन में जिस टाइम फ्रेज से हम गुजरते हैं उसका एक इम्पैक्ट है वो हमारे दिमाग में रह जाता है, और हमारा फ्यूचर है वो उसी के बेस पे आगे डिपेंड होता है। तो अगर हमारा बचपन अच्छा है, वेरी पॉजिटिव है, क्लियर है, तो ये काफ़ी जो बेस है, कहीं ना कहीं हमने हमारा बेस फॉर द फ्यूचर यहाँ पे अच्छा हो गया, राइट। सो अच्छा है। और कहीं ना कहीं आपके जो पिछले जन्म के कर्म है वो अच्छे रहे होंगे। दैट्स वाई यू ब्लेस्ड विद दिस टाइप ऑफ फैमिली। कर्म अच्छे करते रहो। यहाँ पे आपका जो काम है वो किसी के घर में शांति लाना, ये भी आपका प्रोफेशन हो सकता है कि झगड़े को ख़त्म करके शांति की ओर उसे आगे बढ़ाना। उस तरह का आपका ऑक्यूपेशन हो जाए तो वो आपको काफ़ी हाई राइज है, लक का फैक्टर है वो आपका यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट कम टू द 9th हाउस लॉर्ड इन अ 5th हाउस। सो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप ये देख रहे हो तो डेफिनेटली आपका 9th हाउस है वो 5th हाउस के साथ ही कनेक्टेड होगा। अब देखो यहाँ पे अच्छी बात क्या हो गई, यहाँ पे अगर आप भवत भवम का नियम लगाते हो तो 9th हाउस का लॉर्ड इन अ 5th हाउस, सो ये 9th से 9th है, 9वें से ये 9वां घर है। और 5th हाउस हमारे चिल्ड्रन का है, तो 9th हाउस हमारे फादर का है। तो ऑलरेडी यहाँ पे आपने दो अलग अलग जो एनर्जी है वो यहाँ पे कंबाइन कर दिया, तो दैट्स अ गुड। क्योंकि अगर आप जो भी कोई काम करोगे वहाँ पे आपको आपके चिल्ड्रन से भी सपोर्ट मिलेगा और आपके फादर से भी सपोर्ट मिलेगा। इट मीन्स दिस इज द गुड हाउस टू गेट ए लक और गेन फ्रॉम बोथ जनरेशन। यहाँ पे आप जो भी काम करोगे आपको दोनों जनरेशन से सपोर्ट मिलेगा, और लक का फेवर तो ऑलवेज आपके पास है ही। तो यहाँ पे जो राइज देखने को मिलेगा ना, अनबिलीवेबल, फैबुलस। अगर आपकी 9th हाउस का लॉर्ड इन 5th हाउस है और भगवान की कृपा से उसकी दशा अंतर्दशा आ जाए, दशा तो शायद आए या ना आए, अंतर्दशा तो ज़रूर आई ही होगी। यू कैन गो एंड चेक, डेफिनेटली वहाँ पे आपको दोनों जनरेशन ने सपोर्ट किया होगा, और वहाँ पे जो राइज आपको देखने मिला होगा अनबिलीवेबल, क्योंकि आप खुद लक का फैक्टर है, भगवान ने दोनों जनरेशन आपको सपोर्ट कर रही है, राइट। ये कम देखने को मिलता है, और काफ़ी बार जो लोग जॉइंट फैमिली में है वो
जानते होगे कि बच्चों को खुश करने जाओ तो पेरेंट्स नाराज़ हो जाते हैं, पेरेंट्स को खुश करने जाओ तो बच्चे नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन ये वो कॉम्बिनेशन है, आप ब्लेस्ड होगे कि एट द सेम टाइम आप अपने बच्चे और पेरेंट्स दोनों को साथ रखकर बैलेंस बना के आपके घर के अंदर एक जो हैप्पीनेस का जो फैक्टर है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आप इसको देखो, ऑलरेडी आप ब्लेस्ड हो, राइट, आई एग्री विथ यू, लेकिन फिर भी मेक श्योर कि आपको ऑलवेज लर्न करना है, क्योंकि ये एजुकेशन का हाउस है। जब तक आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहोगे, आप अपना ये लक का जो फैक्टर है उसको आप एक्टिवेट कर रहे हो। अच्छे कर्म करने हैं। ये जो आपको 9th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में मिला है, अच्छे कर्म से मिला है, और आपके बाप दादा के जो कर्म है, अच्छे कर्म, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ऑल्सो यू आर गेटिंग दिस। तो आपको कुछ न कुछ अपने फोर फादर के रिगार्डिंग करना है, या जो आप पितृदेव बोलते हैं उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना है। उसके लिए दिया जलाया, मंदिर गए, उसके लिए भंडारा कर दिया, कुछ ना कुछ, राइट। और वॉट एवर आई बिलीव कि हाँ, जो हमारे पापा के पापा है वो सब तो है ही, राइट। लेकिन अगेन जो आपके सामने रियल राइट नाउ लाइव है, अपने फादर या अपने फादर इन लॉ है, उसके लिए भी आपको अच्छे कर्म करने हैं, मदर फादर दोनों के लिए, राइट। जितना आप उसके लिए अच्छे कर्म करोगे, आपका जो लक का फैक्टर है वो उतना ही ग्रो होगा। यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड विथ गुड एजुकेशन। हायर अलग बात है, लेकिन जो कुछ भी आप एजुकेशन रिसीव करोगे वो अच्छा वाला होगा। और हायर एजुकेशन है और आपका जो प्राइमरी एजुकेशन है, सब एक साथ कनेक्ट हो गई, तो जो कुछ भी है एजुकेशन आपका अच्छा रहा होगा। और परमात्मा ने आपको वो समझ दिया है, राइट। एजुकेशन है, लेकिन जो एजुकेशन को घोल के पी जाने वाली बात है वो आपको 9th हाउस का कनेक्शन जब 5th हाउस के साथ बनता है तो यहाँ पे दिखता है। आपका ग्रोथ है, समझ है, एजुकेशन है, कुछ ना कुछ लर्निंग करते रहो। आप दोनों जनरेशन का आपको सपोर्ट मिल रहा है, अनबिलीवेबल। और क्या चाहिए, राइट। मेरी दोनों जनरेशन खुश है तो मैं खुश हूँ, और कोई ना कोई चीज़ में थ्रू आउट द लाइफ गेन कर रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, तो वो भी काफ़ी अच्छा हो गया। क्योंकि हम पैसा, हमारी जो प्रॉपर्टी है, वो कुछ भी बात हमारे नेक्स्ट जन्म में हमारे काम नहीं आने वाली है। जो कुछ भी आपने एजुकेट किया है वो कहीं ना कहीं चल के सामने आएगा। अगर मैं गलती नहीं कर रही हूँ तो मुझे जो एक केस याद आ रहा है कि भगत सिंह को जब फांसी लगने वाली थी, राइट, उसके अगली रात या 1-2 रात भी वो बुक रीड कर रहे थे। वाई? क्योंकि उसे मालूम था, राइट। किसी ने पूछा भी कि भाई आप बेचैन नहीं हो, फांसी लगने वाली है तो आप टेंशन में होने चाहिए, कुछ भी, पर उस टाइम पे भी वो बुक रीड कर रहे थे। उसका कहना यही था कि मेरे पास जितना टाइम है, आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू गेन। और वो मैं गेन कहाँ से कर पाऊँगा? कुछ अच्छा सीख के, पढ़ाई करके। और जेल में तो एक ही अवेबिलिटी होती थी कि भाई हाँ, वो अच्छी किताब है, वो पढ़ सकते थे। तो टिल हिज लास्ट ब्रीथ, इतना टेंशन होने के बावजूद भी कि मुझे फांसी लगने वाली है, उस टाइम पे भी उसने नॉलेज गेन किया। तो यही है कि आप 5th हाउस को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करो, राइट। इतना टेंशन के बाद भी उस पर्सन ने 5th हाउस को अच्छे से यूटिलाइज किया। तो परमात्मा की कृपा से आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको काफ़ी अच्छी कंडीशन में हो, राइट। सो आपके पास टाइम भी काफ़ी है, उतना तो नहीं, उसके पास 1 या 2 रात ही थी, उतना ही लिमिटेड टाइम था, फिर भी वो अच्छा कर्म करते गए। तो आपके पास तो काफ़ी लाइफ है, कुछ भी नया सीखो। ये आपका जो लक का फैक्टर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से ग्रो होने लगेगा। और अगर परमात्मा की कृपा से आप 9th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में है, उसकी दशा अंत दशा से गुजर रहे हो, डेफिनेटली आप ये कंफर्म करोगे, हाँ मैं राइज कर रहा हूँ। और वो जो राइज है वो रूल्स रेगुलेशन के बिना का है, क्योंकि यहाँ पे 9th हाउस कनेक्टेड है। तो जो स्लो प्रोग्रेस है ना वो नहीं होगा, यहाँ का जो प्रोग्रेस होगा वो डायरेक्टली होगा। और ये बंदे छोटी लालच में नहीं आएंगे, क्योंकि उसका जो प्रोग्रेस है वो सडन राइज वाला है, राइट, क्विक राइज है, वो यहाँ पे आपको मिलता है। ओनली स्पिरिचुअल बनो, दोनों जनरेशन को अच्छे से रखो और कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, यही इसका कंडीशन है, राइट। सो आई होप आई गेट सक्सेस टू एक्सप्लेन यू।
नाइन्थ हाउस इन ए फिफ्थ हाउस, राइट. सो नाउ नेक्स्ट मूव टू द, जब नाइन्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में चला जाए. सो अगेन मैंने स्टार्टिंग में भी इसके ऊपर आपको 10-15 मिनट समझाया था. अगर आपने स्किप किया है तो शुरुआत में जाओ, वहाँ पे मैंने आपको 15 मिनट एक्सप्लेन किया है. सो वो मैं रिपीट नहीं करती हूँ. आई एक्सप्लेन कि सिक्स्थ हाउस का एनर्जी अलग है. सिक्स्थ हाउस रूल्स और रेगुलेशन है, ये हमारी जॉब को भी दर्शाता है. तो जब हम हमारे वर्किंग एरिया पे जाते हैं तो वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन है, राइट. नाइन्थ हाउस क्या है, हमारे फादर है, तो वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन नहीं है. अच्छा है, ये बात नहीं है. देखो हमारे फादर है तो आपकी बात अलग है, लेकिन हमारे फादर है तो वो हमें एक चाटा भी लगा सकते हैं, लेकिन इन ए वन डे वो अपनी प्रॉपर्टी भी हमारे नाम कर सकते हैं. तो नाइन्थ हाउस देयर इज अ नो रूल्स एंड रेगुलेशन. सिक्स्थ हाउस है, काफ़ी रूल्स और रेगुलेशन से भरा हुआ है. तो दोनों की जो एनर्जी है वो यहाँ पे मिसमैच हो रही है. तो मोस्ट प्रोबेबली ये बंदे हैं वो जॉब नहीं कर पाएंगे, और अगर जॉब करेंगे तो अपने बॉस से डिससेटिस्फाई रहेंगे, बॉस के साथ झगड़ा होने का चांसेस ज़्यादा है, या तो मैंने जो काम किया है उसका क्रेडिट मुझे नहीं मिले, ये बात भी हो सकती है. अगर सिक्स्थ हाउस के साथ ज़्यादातर प्लैनेट कनेक्ट है और उसकी दशा अंतर्दशा चल रही है तो आप जॉब में मिलोगे, अदरवाइज आपको जॉब नहीं करनी चाहिए. क्योंकि नाइन्थ हाउस का लॉर्ड जब सिक्स्थ हाउस में जाएगा तो वो उस तरह का जो सेटिस्फैक्शन है वो आपको नहीं दे पाएगा. सो अगेन ये उतना अच्छा नहीं है. और रेमेडी यही है कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो कॉम्प्रोमाइज़ करो बॉस के साथ, राइट. क्योंकि ये आपका कहीं ना कहीं ऋणानुबंधन है कि जो आप उससे चुकता कर रहे हो. लेकिन यस, गुड फैक्टर ये है कि नाइन्थ हाउस का लॉर्ड जब सिक्स्थ में आता है तो जितना आप दुश्मन को वेलकम करोगे, एक्सेप्ट करोगे, राइट, उतना आपका लक का फैक्टर है वो बढ़ता जाएगा. सो ये सिंपल रेमेडी है. और अगर आप यहाँ से देखो तो नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है वो अपने से, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड यहाँ पे अपने से 7, 8, 9, 10, ये 10वें घर में गया है, राइट. सो अगेन ये कर्म, आपका कर्म ही है कि आपको बॉस के साथ, कंपटीशन के साथ फाइट करना है. ये आपका कर्म ही है. तो जो पिछले जन्म के अधूरे कर्म है वो यहाँ पे आपको पूरे करने हैं. तो सरेंडर योर सेल्फ टू योर बॉस और योर एनिमी. जैसे जैसे वो कार्मिक बैलेंस होता जाएगा, आपका जो लक का फैक्टर है वो राइज होता रहेगा. लेकिन अगर पॉसिबल हो तो आपको आपका खुद का बिजनेस करना चाहिए. जॉब यहाँ पे उतना आपको सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाएगा, राइट. सो नेक्स्ट मूव, अगर आपका नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है वो सेवन्थ हाउस में है. देखो सेवन्थ हाउस क्या है, हमारा पार्टनर है, हमारा लाइफ पार्टनर है, हमारा बिजनेस पार्टनर है, हमारे सामने वाला पर्सन है. सो अगर आपका नाइन्थ हाउस का लॉर्ड सेवन्थ हाउस में जा रहा है तो मतलब कि राइज है वो आपके पार्टनर के साथ जुड़ा हुआ है. तो अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो तो मान लो कि 50-50 आपका पार्टनरशिप हो गया, लेकिन जब कभी भी आप हिसाब करते हो तो 1% उसको ज़्यादा दो. क्योंकि जैसे उसका सेटिस्फेक्शन है, उसका राइज है, उसी के साथ आपका राइज, आपका लक का फैक्टर जुड़ा हुआ है. अगर हम बात करें मैरिज की तो आपका जो स्पाउस है उसको खुश रखो, गिफ्ट दो. जैसे ही आपने उसको गिफ्ट दिया, उसका जो हैप्पीनेस है वो कहीं ना कहीं आपके राइज का कारण बनेगी. आपका राइज होगा, आपका लक फैक्टर ऑलवेज आपको सपोर्ट करेगा. इससे उल्टा जहाँ आपने उसके साथ दगा किया, बेईमानी की, उसके साथ झगड़ा किया, ऑटोमेटिकली आपने अपना जो लक का फैक्टर है वो यहाँ पे डाउन किया. तो ये चीज़ कभी भी नहीं करनी है. आपका पार्टनर है वो ऑलवेज आपके लिए लक का फैक्टर है, तो उसका जो सेटिस्फेक्शन है उसका ख्याल रखना है. अगेन ये फादर के हाउस से 11th हाउस गया है. तो यहाँ पे यू कैन से कि फादर साइड की जो फैमिली है वो आपको हेल्प कर सकती है, वो आपके लिए ऑलवेज बेनिफिशियल रहेगी. उसके साथ जो आपके रिलेशन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे. जैसे ही फादर ने अपनी फैमिली साइड कुछ किया तो देखो शायद आप उस टॉपिक से बाहर हो, लेकिन फिर भी वहाँ पे आपका लक वाला फैक्टर है वो राइज होगा. तो अगर आपके फादर अपने फैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं
तो यू हैव टू सपोर्ट, राइट। कम से कम ओपोज मत करो, सपोर्ट ना करो तो कोई बात नहीं, ओपोज नहीं करना है, राइट। सो अगेन दिस इज ऑल्सो गुड कॉम्बिनेशन कि आपका जैसे पार्टनर आपका राइज करेगा आप उसके लिए फेवरेबल रहोगे, आपका जो लक का फैक्टर है वो ऑलवेज राइज करेगा, आपको मैरिज करनी चाहिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, पार्टनरशिप में बिजनेस आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर यहाँ पे राहु या मंगल जैसा मैलेफिक एनर्जी है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि पार्टनर अलग रिलीजियस से बिलीव करता हो, उसकी जो सोच है वो अलग हो, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द रिजल्ट ये कहीं ना कहीं अच्छा कॉम्बिनेशन है, राइट। लक के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है। आफ्टर द मैरिज यू विल राइज। नाउ नेक्स्ट टॉक अबाउट द 9th हाउस का लॉर्ड इन है 8th हाउस। अब देखो ये अगेन अच्छा भी है बुरा भी है। बुरा क्यों है पहले ये समझ लेते हैं एंड बाद में उसको अच्छा कैसे करेंगे दैट आई विल एक्सप्लेन टू यू। देखो बुरा कैसे है, क्योंकि 9th हाउस है आपका लक वाला एनर्जी, राइट, और अष्टम भाव है मरण भाव। तो आपने आपका लक है वही मरण के स्थान पे रख दिया, तो हाँ आप दूसरों के लिए अच्छे हो गए। ऐसा पर्सन अगर कोई मृत्यु तुल्य कष्ट से गुजर रहा है और हम थोड़ा सा 1-2 घंटे उसके ज़्यादा चाहते हैं तो ये अपनी एनर्जी से उसको जीवितदान दे सकता है, राइट। लेकिन देखो जब हमने कुछ दिया तो कहीं ना कहीं हमारा एनर्जी है वो घटा, तो आपका जो एनर्जी का लेवल है वो डाउन रहेगा या जो प्रॉब्लम्स है उसको डील करने में जाएगा। और लक का फैक्टर तभी राइज होगा कि जब आप प्रॉब्लम के साथ अच्छे से डील कर लो। और इन शॉर्ट आई कैन ऑल्सो से कि पहले आपको डाउन टू अर्थ से शुरुआत करनी है, राइट। आपको ये वाला ग्राफ नहीं देखने मिलेगा, पहले डाउन जाना है। जो कुछ भी आपकी सडन ऑब्स्टिकल है उसके साथ पहले डील करना है, देन यू कैन राइज, राइट। तो यहाँ पे सडन वाला राइज नहीं मिलेगा, आपको डीलिंग करना होगा ऑब्स्टिकल के साथ। और इसका बेस्ट रेमेडी ये है कि अगर आप अकल्ट में चले जाए, साधना करने लगे, ध्यान करने लगे, तो आपका लक का फैक्टर है वो ऑलरेडी ग्रो होने लगेगा और आपको ये जो ऑब्स्टिकल है वो फेस नहीं करने रहेंगे, राइट। सो बेस्ट रेमेडी ध्यान साधना आप करते रहो, लक का फैक्टर राइज होना ही है, लेकिन पहले आपको स्ट्रगल फेस करना है। और इफ़ यू डोंट वांट टू फेस द स्ट्रगल आप ध्यान करो, साधना करो, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है यहाँ के लिए। नाउ नेक्स्ट मूव टू द 9th हाउस, लॉर्ड इन 9th हाउस। देखो 9th हाउस का लॉर्ड आपने 9th हाउस में रख दिया, बेस्ट कॉम्बिनेशन, राइट। पर नाउ श्योर ईच एंड एवरी टाइम आई एक्सप्लेन कि जब आप हाउस लॉर्ड अपने हाउस में बैठ जाता है बेस्ट कॉम्बिनेशन, बट यहाँ पे ही ध्यान रखना है कि अफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए, राइट। जब आप खुद के घर में बैठे हो यू आर वेरी सेफ, राइट। लेकिन अगर उसी टाइम पे कोई आपदा आ जाए, चोर आ जाए, तो आपका प्रॉपर्टी भी गया और आप खुद भी गए हो, राइट। अब आपको कोई बचाने वाला नहीं है, सब कुछ वहाँ पे ही है। अगर अलग अलग है तो कुछ होने की पॉसिबिलिटी है। और दूसरा एग्जांपल है कि आपने अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो अगर शेयर मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आए, ओके हमारा प्रॉपर्टी है। अगर प्रॉपर्टी के रेट गिर गए, ओके शेयर मार्केट है, हमने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है। लेकिन जब हम सब कुछ, सारी आपकी एनर्जी एक ही हाउस में चली जाए, तो उस टाइम पे नाउ यू हैव टू मेक श्योर कि अब यहाँ पे अफ्लिक्शन नहीं होना चाहिए। सो अब इस हाउस को सिक्योर करना काफ़ी मेरे लिए ज़रूरी हो गया। सो अगर 9th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में है, सपोर्टिव प्लानेट उसके आसपास बैठे हैं या साथ में बैठे हैं, गुड। पर अगर यहाँ पे अफ्लिक्शन लग गया तो दैट इज़ वन ऑफ द बैड कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे हो सकता है। अगर यहाँ पे बेनिफिक प्लानेट है, वेरी गुड। मैलेफिक प्लानेट है तो ये बुरा कर सकते हैं, तो मेक श्योर यहाँ पे बेनिफिक प्लानेट हो। और अगर मैलेफिक प्लानेट है तो जो प्लानेट यहाँ पर बैठा है उसके रिगार्डिंग आपको रेमेडी करना रहेगा। अगर ये अच्छी कंडीशन में है तो जैसे शुरुआत में मैंने आपको बोला था, राइट टाइम, राइट पर्सन, राइट प्लेस, राइट अपॉर्चुनिटी, ये आपको मिलता रहेगा। सो दिस इज़ द वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अफ्लिक्शन यहाँ पे नहीं होना चाहिए और जिस तरह का प्लानेट होगा उस तरह का रिजल्ट होगा। देखो क्रूर प्लानेट है और वेरी फास्ट मूविंग प्लानेट है, तो आपका जो लक का फैक्टर है वो जल्दी राइज होगा। अगर स्लो मूविंग प्लानेट है, मान लो कि यहाँ पे शनि महाराज बैठ गए, तो
वेरी स्लो है, राइट। शनि वेरी स्लो है, उसके पास टाइम ही टाइम है, तो लक का फैक्टर राइज होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एट द एज ऑफ 36, 39, 40 यहाँ तक की बात आ जाती है तो अच्छा है, लेकिन तब तक इंसान मेहनत करके थक गया होता है। तो कौन सा प्लानेट वहाँ पे रूल कर रहा है ये भी देखना रहेगा। अगर आप सारे प्लैनेट्स के नंबर भी है कि गुरु है तो इस टाइम पे राइज होगा, मंगल है तो इस टाइम पे राइज होगा, लेकिन आप सारे फिगर याद नहीं करो तो मोटा मोटा ये याद रखो कि अगर फास्ट मूविंग प्लैनेट है वहाँ पे तो सडन राइज होगा, आपका जल्दी राइज हो जाएगा। और अगर स्लो मूविंग प्लैनेट है वहाँ पे, क्रूर प्लैनेट है, तो आपका राइज है वो उतना क्विक आपको नहीं देखने मिलेगा। बेनिफिक प्लैनेट है ऑलवेज अच्छा करेंगे। मैलेफिक प्लैनेट है तो देखो पहले ही मैंने आई एक्सप्लेन यू कि यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन नहीं चलते हैं, और अगर यहाँ बैठे क्रूर प्लैनेट है और वो कहीं ना कहीं 6th हाउस के साथ कनेक्ट कर लिया या लगन के साथ बुरी तरह से कंजक्ट आ गया, नक्षत्र खराब हो गया, तो ये बीमारी भी दे सकते हैं। और वो जो बीमारी होगी वो आप कहीं से फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन नहीं चलते हैं, राइट। सो अच्छा भी है, लेकिन एट द सेम टाइम देखना है कि अफ्लिक्शन नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज यही कॉम्बिनेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा बुरे कॉम्बिनेशन में, राइट। सो अगर बुरा रिजल्ट आपको मिल रहा है तो जो कोई भी प्लानेट वहाँ पे है उसकी एनर्जी के रिगार्डिंग आपको डोनेट करना है, राइट। सो आई थिंक आई एक्सप्लेन यू वेरी बेस्ट, और आपको रेमेडी भी समझ में आई है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द 9th हाउस लॉर्ड इन अ 10th हाउस। देखो मोस्ट प्रोबेबली हम ये समझते हैं कि 9वें घर का मालिक 9वें घर में बैठ गया, बेस्ट कॉम्बिनेशन। पर व्हाट आई बिलीव 9th हाउस लॉर्ड इन अ 10th हाउस बेस्ट कॉम्बिनेशन, राइट। ये वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आपने अपने कर्म के साथ 9th हाउस को जोड़ लिया। अब आप जो भी कर्म करोगे ना, राइट, दिल से करोगे, अच्छे करोगे, और जो भी कर्म करोगे आपके लिए वही आपका मंदिर हो गया। डिड यू गेट माई पॉइंट? कि आपके लिए आपका मंदिर ही आपका कर्म हो गया। आपको अब भगवान के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जा रहे हो, वेरी गुड, जाइए। लेकिन अगर आप नहीं जा रहे हो तो भी आपको भगवान के मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी, और यहाँ पे अगर बेनिफिक प्लैनेट हो गए तो आपका कर्म ही वही आपका मंदिर हो गया। ऑलरेडी गुरु का एनर्जी है वो शनि में जा रहा है, राइट, क्योंकि 9th हाउस है धनु राशि, 10वां घर है आपका मकर राशि। तो ऑलरेडी शनि गुरु का यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन हो गया, तो ये धर्म कर्म योग हो गया। ऑलरेडी आप एक अच्छे पर्सन हो। अगर आप रिलीजियस में बिलीव करोगे, अच्छे कर्म करोगे, तो ऑलरेडी आपने अपना फैक्टर है वो हाईलाइटेड कर दिया। लक ऑलवेज आपको फेवर करेगा। लेकिन यस, अगेन यहाँ पे आपने बुरे कर्म किए तो फिर आपका लक का फैक्टर पॉजिटिव नहीं होगा, मैलेफिक प्लैनेट होगे, तो ऑलवेज आपको ये उस दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेक श्योर आपको अच्छे कर्म करने हैं। आपने अच्छे कर्म किए, आपका लक का फैक्टर है वो इस जन्म में आपको सपोर्ट करेगा, और ऑलरेडी आपने अपना कर्म ही अच्छा बना लिया, राइट। तो नेक्स्ट जन्म की भी कोई फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं तो या तो मोक्ष मिल जाएगा या दूसरा जन्म मिलेगा, तो वो भी आपको अच्छा ही मिलेगा। सो दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। और यहाँ ये जो कॉम्बिनेशन है, राइट, मतलब कि आपका ये कॉम्बिनेशन है, तो आपके अंदर परमात्मा ने ऑलरेडी समझ दिया है कि मुझे क्या काम करना चाहिए, और आप उसी के हिसाब से करते होगे। और आई कैन गिव यू द गारंटी कि अगर पैसा, देखो एक अलग बात है, मोस्ट प्रोबेबली राइट नाउ हमने ये कर दिया है कि भाई इसके पास इतना पैसा है तो ये धनवान है, खुश है, राइट। लेकिन ये थियरी नहीं लगेगी। आई बिलीव कि खुश या सबसे अच्छा नसीब किसका है, जो 9th हाउस लॉर्ड इन 10th हाउस, क्योंकि आपने आपके कर्म ही अच्छे कर दिए। कर्म अच्छे है तो यू आर ऑलवेज फील पीस इनसाइड योर हार्ट, और जो काम भी आप कर रहे हो समझदारी से कर रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द रिजल्ट यू विल गेन हैप्पीनेस, राइट। और हैप्पीनेस ही वही इंडेक्स है कि आप किस लेवल पे हो, कितना आपका राइज है, क्या आपने अचीव किया है। क्योंकि देखो पैसे तो अचीव करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मान लो पैसे तो अचीव हो जाते हैं, राइट। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द रिजल्ट आपके घर के अंदर शांति नहीं है, राइट। आपके फैमिली मेम्बर्स के अंदर एक कम्युनिकेशन नहीं है, आपको कोई डिसीज़ है, राइट। तो पैसा क्या करना,
एक अंडरस्टैंडिंग बना रहे, आपके कर्म अच्छे हो, आप एट द एंड ऑफ द डे आप सेटिस्फाई हो कि यस मैंने आज मेरा पूरा दिन है वो शांति से गया, मैंने कुछ काम गलत नहीं किया है, आई एम हैप्पी, आई एम सेटिस्फाई, आई एम लिविंग विथ माई फैमिली, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट, राइट। एट द एंड ऑफ द डे आपको लगे कि हाँ मुझे कोई गलत काम नहीं करना पड़ा एंड मैं खुश हूँ, मेरी फैमिली सेटिस्फाई है, वॉट एवर मेरी फैमिली को चाहिए मैंने दिया है, राइट। एक्सपेक्टेशन की कोई लिमिट नहीं होती है, लेकिन जो मेरी फैमिली की नीड है दैट आई एम एबल टू कंप्लीट, तो दिस इज़ द बेस्ट कर्मा। और आपके कर्म ही आपके लिए मंदिर है, और सेम आई थिंक आपका घर, आपका ऑफिस वही आपके लिए मंदिर होगा। बट यस आपको वहाँ काम करना है, और जहाँ कहीं भी आपका वर्किंग एरिया है, वर्क लाइक योर टेम्पल, आपका रिलीजियस एक्टिविटी की तरह काम करो। ऑटोमेटिक लक का फैक्टर है, वो आपके लिए पॉजिटिव होगा ही होगा। ओनली गलत कर्मा नहीं करना है, अदरवाइज आप खुद ही आपका लक का जो फैक्टर है वो डाउन कर दोगे, राइट। अब हमारे पास 2 घर बाकी बचे हैं, 11th हाउस और 12th हाउस। अब मान लो कि आपने आपका 11th हाउस का लॉर्ड है वो नो आपका 9th हाउस का लॉर्ड है वो 12th हाउस में गया। देखो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे भी ऑपोजिट एनर्जी है वो क्रैश हुआ, क्योंकि 9th हाउस क्या है, वहाँ पे नो रूल्स और रेगुलेशन, रिलीजियस एक्टिविटी है, हमारे फादर है और रिलीजियस एक्टिविटी है, राइट। देने का समर्पण का भाव है, और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग है, समझ है। लेकिन 11th हाउस क्या है, 11th हाउस है आपके डिज़ायर, राइट, अनलिमिटेड डिज़ायर है। और यहाँ पे 9th हाउस से वो अच्छा महसूस नहीं करेगा। 9th हाउस खुशी है, जब आपके डिज़ायर ही अनलिमिटेड हो गए तो खुशी मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अनलिमिटेड आपके डिज़ायर है, राइट। आपको लगेगा कि अगर मुझे 5,000 की जॉब मिल जाए आई एम हैप्पी, फिर लगता है नहीं 5,000 तो कम है, 10,000। मैंने काफ़ी ऐसे पर्सन देखे हैं कि वो शायद दिमाग में 5,000 सोचा है, और जब महीने का 5 लाख मिल जाए एट दैट टाइम ऑल्सो दे आर नॉट हैप्पी, क्योंकि उसके डिज़ायर अनलिमिटेड है। एक डिज़ायर कंप्लीट हुआ, दूसरा कंप्लीट हुआ, तीसरा, तो आगे चलते ही जाएगा। और अगर यहाँ पर मैलेफिक प्लैनेट है तो ये आपको हेल्थ इश्यू भी दे सकते हैं, क्योंकि ये छठे से छठा घर है, और हेल्थ इश्यू भी ऐसे देंगे क्योंकि 9th हाउस देखो रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानता है, राइट। तो उस टाइम पे डॉक्टर भी बोलेगा कि रिपोर्ट सारे देखे लेकिन मुझे कोई रीज़न मैं फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ। तो 9th हाउस का लॉर्ड जब 11th हाउस में है तो मेक श्योर आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, कीप योर डिज़ायर इन ए लिमिटेशन। और अगर आपको कोई हेल्थ डिजीज़ मिलता है तो जो प्लानेट है वहाँ पे उसके रिगार्डिंग आपको चैरिटी करनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं आपको सही रास्ते पे ले जा सकता है। अदरवाइज आप मिसगाइड ही रहोगे अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग। बेनिफिशियल प्लानेट है फिर भी अच्छा है, क्योंकि आपके डिज़ायर इन ए लिमिट रहेंगे। क्रूर प्लानेट है तो 11th हाउस के लिए अच्छा हो गया, लेकिन मेरा जो इनर सेटिस्फैक्शन है, राइट, उसके लिए बुरा हो गया, क्योंकि आप ऐसे पर्सन को सेटिस्फाई ही नहीं कर पाओगे। उसका डे बाय डेज उसका जो विश है वो राइज होता रहेगा, राइट। सो अगेन 9th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में ओके है। नाउ नेक्स्ट मूव टू द लास्ट 9th हाउस लॉर्ड इन ए 12th हाउस, राइट। ये अच्छा होगा, क्यों, क्योंकि एक गुरु का एनर्जी दूसरे गुरु में जा रहा है। जैसे हमने पहले एक चेन बात किया था, 3rd हाउस बच्चा हाउस है बुध का, मैच्योर होने के बाद हार्ड वर्क के बाद 6th हाउस आता है, रूल्स रेगुलेशन को बिलीव करता है, हार्ड वर्क करता है, जॉब करता है, कुछ सीखता है, देन कम टू द रिलीजियस एक्टिविटी 9th हाउस में आता है। 9th हाउस में थोड़ा सा धर्म कर्म सीख लिया, बाद में मोक्ष की ओर चलता है। तो ये बात ये हो गया कि आप रिलीजियस हो, काफ़ी रिलीजियस एक्टिविटी करने के बाद आप 12th हाउस में जाते हो, और 12th हाउस आपका मोक्ष का है। तो यहाँ पे क्या करना है, जिस किसी का भी 9th हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस है, कर्म करो। अगेन जो गीता में है कि भगवद गीता में है कि कर्म किए जा, फल की आशा मत करो। तो 9th हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस गया है, धर्म करो आपको मोक्ष मिलेगा। आपने जो कार्य किया है करके भूल जाओ, राइट। करने के बाद भूल जाना है। आपने अपने फादर के लिए कुछ किया, करो, भूल जाओ। गुरु के लिए कुछ किया, भूल जाओ। हायर एजुकेशन के लिए आपने एफर्ट किया, भूल जाना है।
राइट। जब आप छोड़ने लगोगे उस टाइम पे सामने से आपको रिजल्ट मिला रहेगा। जब तक आप पकड़ के रखोगे कोई चीज़ को, आपको उसका क्रेडिट, उसका वैल्यू, आपको उसका रिटर्न नहीं मिलेगा। छोड़ना है। 9th हाउस लॉर्ड 12th हाउस ऑल्सो कैन नॉट डू ए जॉब, राइट, क्योंकि यहाँ पे छोड़ने की बात है। देखो, आप जॉब की बात कर रहे हो, आप 6th हाउस की बात कर रहे हो, रूल्स रेगुलेशन की बात कर रहे हो, जॉब की बात कर रहे हो, और आपका 9th हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस है। अगर उसकी महादशा अंतर्दशा चल रही है, आप कभी भी जॉब नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप काम कर पाओगे लेकिन ऐसे काम कर पाओगे कि जहाँ पर रिटर्न का एक्सपेक्टेशन नहीं है। और जब आप रिटर्न का एक्सपेक्टेशन छोड़ देंगे, यू विल गेन मोर एंड मोर। ये मोक्ष का भाव है, राइट। टोटल ऑपोजिट एनर्जी है 6th हाउस से लेकर। 6th हाउस रूल्स रेगुलेशन है, जॉब है, यहाँ पे अनलिमिटेड है। 12th हाउस अनलिमिटेड है, राइट। देखो, जॉब का टाइम लिमिटेड होता है, 12th हाउस का कोई टाइम लिमिटेशन नहीं होता है। 6th हाउस में आपको रिटर्न जो गेन मिलेगा वो लिमिटेड है, एक फिक्स है। कमीशन बेस्ड होगा, फिर भी फिक्स है कि भाई इतना परसेंटेज कमीशन मिलेगा। 12th हाउस अनलिमिटेड है, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ अनलिमिटेड है, राइट। आपका जो डीप थिंकिंग है वो अनलिमिटेड है। यहाँ पे अनलिमिटेड चीज़ है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे अनलिमिटेड चीज़ है। धर्म का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, अनलिमिटेड है। ऐसा बंदा जॉब नहीं कर पाएगा। अगर 6th हाउस के रिलेटेड कोई प्लानेट और उसकी दशा महादशा चल रही है, अलग बात है। लेकिन अगर 12th हाउस में बैठे लॉर्ड की दशा अंतर्दशा चल रही है और 9th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में है, तो डेफिनेटली ये लोग जॉब नहीं करते, आपको मिलेंगे, क्योंकि इसका काम ही नहीं है। इसका काम है अनलिमिटेड वर्क करना और रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना। और जब आपने रिटर्न एक्सपेक्टेड छोड़ दिया, राइट, उस टाइम पे यू विल राइज। सो ये था। आपके फादर से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, रिलीजियस एक्टिविटी करना है, एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, राइट। सब कुछ आपको देना है। और जब आप इजीली गिव अप कर दोगे कर्म करने के बाद, यू विल राइज राइज एंड राइज, और आप मोक्ष के अधिकारी भी यहाँ पे बन जाओगे। सो रियली यू हैव टू वर्क इन दिस एरिया एंड यू आर ऑल्सो लक्की कि कहीं ना कहीं आपने मोक्ष के साथ कनेक्शन बनाया है और आपके जो कर्मा है वो आपको हेल्प कर रहे हैं टू गेट ए मोक्षा, राइट। एंड ये जो भौतिक साधन संपत्ति है ये इस जन्म का है, राइट। लेकिन अगर रियली हम अपने सोल का जो ग्रोथ चाहते हैं तो दैट इज़ द मोक्षा, दैट इज़ योर 12th हाउस, राइट। सो आई बिलीव दिस इज ऑल्सो बेस्ट कॉम्बिनेशन। सारे हाउसेस अच्छे हैं। अगर 2-3 हाउसेस को छोड़ दे जहाँ पे हमने बुरा बोला, वो था 2nd हाउस थोड़ा सा बुरा, 3rd हाउस थोड़ा सा बुरा, 6th हाउस हमने बुरा बोल दिया, 8th हाउस लिटिल बिट बुरा, हाँ 10th हाउस में हमने उसके लॉर्ड को काफ़ी अच्छा बताया था, 12th हाउस भी अच्छा है। बस आपके 9th हाउस में या कोई क्रूर प्लानिट नहीं होने चाहिए, और या तो 9th हाउस में आपकी स्लो मूविंग प्लानिट राशि आती है। लाइक दैट कि अगर आपका तुला लगन है, आपका वृषभ लगन है, तो 10th हाउस में शनि की राशि आएगी, तो यहाँ पे प्रोग्रेस है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। डिपेंड ऑन दैट कंडीशन यू हैव टू लुक इन योर चार्ट, और आप अपना लक का फैक्टर है वो आप कैसे राइज कर पाओगे, दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। एंड डेफिनेटली अगर आप वो रेमेडी करके देखिएगा, आपका लक का फैक्टर है वो राइज होगा। एंड देन राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रेमेडी कितना रिजल्ट दे पाई, राइट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बट थैंक यू ऑल ऑफ यू मुझे देखने के लिए। और अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़े से भी नॉलेज मिलता है एंड यू थिंक कि आपको कोई भी नई जानकारी मिले, आप अंडरस्टैंड कर पाए, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑलरेडी मेरे वीडियो यहाँ पे अपलोडेड है, लाइक दैट के प्लानट के रिगार्डिंग, हाउस लॉर्ड के रिगार्डिंग, मैरिज के रिगार्डिंग भी पूरी सीरीज़ है। अगर आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है तो वो भी है। तो प्लीज़ गो एंड वॉच एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके जो सुझाव है दैट्स ऑल्सो इंस्पायर मी टू डू माई वर्क विथ मोर क्लियरिटी, राइट। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वर्क कर पाऊँ, और आपके लाइक है वो मुझे प्रोत्साहित करते हैं ऑलवेज। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अभी तक आपने नहीं किया है तो राइट नाउ डू द सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबा दो, ताकि वो जो नए वीडियो अपलोडेड हो वो आपको रेगुलर टाइम पे मिलते रहे, राइट। सो थैंक यू टू वॉच मी, और आपके प्यार के लिए काफ़ी धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।